Kaya ini kita ya. Dan ini waktu wala. نتكلم ठीक है खत्म है दिमाग माया हाँ आ गया आधी आवाज रुक जाता है क्या हो गया। टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण जैसे मैंने अनाउंस करने की कोशिश की थी, ये कनेक्ट हो गया था और इसको रीसेटअप कर दिया है। कॉमरेड पटोले, आपके सामने जो श्रम कोड्स बने हैं, 4 कोड बने हैं ना, सारे श्रम कानून खत्म हो गए, उसके ऊपर अपनी बात रखेंगे। कॉमरेड पटोले, आप बोलना शुरू करेंगे। कॉमरेड अध्यक्ष, बाकी कॉमरेड्स, थोड़ा विलम्ब जरूर हुआ है, नया तरीका सीख लिया, थोड़ा विलम्ब तो होगा। कॉमरेड, मुझे कहा गया है नए लेबर कोड बने हैं, इनके बारे में बताने के लिए और खास तौर से ये कैसे मजदूरों को प्रभावित करेंगे इस सवाल। तो सब बुकलेट तो सबको मिल गई होगी, पर शायद पढ़ी नहीं होगी, तो आप पढ़ेंगे। मैं बुकलेट से कुछ बातें कहूंगा, कुछ उसके अलावा बातें आपके सामने रखूंगा। 4 नए कोड बने हैं, उनमें से एक कोड है वेतन कोड, जिसका गहन अध्ययन कॉमरेड अन्वेष दास ने किया है, तो वो उसे अलग से डील करेंगे, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मूल बात यह है कि ये श्रम कानून बदलने का सवाल लंबे समय से चला आ रहा था और ये प्रक्रिया में जाने के पहले जरा हम समझ लें कि श्रम कानून होते क्यों है, कैसे बने, इनका उद्देश्य क्या है। इत्तेफाक से यह वर्ष 2020 हिंदुस्तान का पहला ट्रेड यूनियन केंद्र AITUC ठीक 100 साल पहले बना था और पहला कानून ट्रेड यूनियन कानून भी करीब करीब 100 साल पहले, 94 साल पहले बना था। और उसके बाद श्रम कानून बनते गए हैं। ये कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 का है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 का है, उसके बाद बनते गए, फिर 46, 47, 48 में काफी परिवर्तन हुए, 52 बनते गए। तो ये बताता क्या है? ये बताता है कि मजदूर संघर्ष जैसे बड़ा, मजदूर अपने अधिकारों के प्रति सचेत हुए, संघर्ष याद रखनी है, ये कानून कोई खैरात नहीं थे, हमारे पूर्वज मजदूरों ने लड़ लड़ के ये लिए। अब पहली बार ये प्रक्रिया उल्टी होने जा रही है, मतलब जो अधिकार एक एक करके हासिल किए थे, उन अधिकारों में कटौती की जा रही है। ये हमको देखना होगा कहां कहां किस तरीके से कटौती की जाए। श्रम कानून बनने की प्रक्रिया तो जाहिर है हिंदुस्तान में शुरू नहीं हुई, जहां जो देश पहले औद्योगिक बने जैसे इंग्लैंड, अमेरिका वगैरह, वहां श्रम कानून पहले बने और जोर पकड़े 19वीं सदी के लास्ट में, जब मजदूरों का संगठन भी बढ़ा, अंतर्राष्ट्रीय मई दिवस भी शुरू हुआ, आप जानते हैं, सब जगह आंदोलन हुआ, काम के घंटे और चीजें, और उन देशों में कानून बनते रहे और उसके बाद हिंदुस्तान में बने। इन कानूनों का उद्देश्य है कि मजदूर अपनी सुरक्षा के लिए, बचाव के लिए कुछ अधिकार मांगते हैं, वो इन कानूनों द्वारा दिए जाते हैं। क्योंकि
मजदूर तो काम के लिए मजबूर है, काम ढूंढने के लिए, पर मालिक तो इस मजदूर को भी रख सकता है, दूसरे मजदूर को भी रख सकता है, उसको तो छूट है। और खास तौर से जो बेरोजगारी की स्थिति है और पूंजीवाद जो लगातार बेरोजगारी बनाए रखता है, इससे अगर मार्केट शक्तियों को छोड़ दिया जाए तो जाहिर है मालिकों का पलड़ा भारी होता है और मजदूर दबाव में। तो लड़ लड़ के मजदूरों ने अपनी सुरक्षा के लिए कानून बनवाए और अब देश में हमारी सरकार पूंजीपतियों के निर्देश पर इस प्रक्रिया को उल्टा कर रही है और फिर खुली छूट देने की तरफ बढ़ रही है। मालिकों को खुली छूट, जो उनकी घोषित मांग भी थी कि फ्रीडम टू फायर एंड हायर, मतलब काम पे रखने निकालने का काम पूरा मन मर्जी से मालिकों का हो, ये छूट वो लंबे समय से चाह रहे। और खास तौर से ये मांग उठी जब से नई आर्थिक नीतियां लागू हुई, तब ये मांगे जोर पकड़ी, क्योंकि निजीकरण का दौर चला। पूंजीपति, हिंदुस्तान का पूंजीपति वर्ग जो पहले, अगर हम याद रखें 1950 में यही पूंजीपति वर्ग सरकार के संरक्षण मांगा, यही पूंजीपति वर्ग बड़े उद्योगों में पूंजी लगाने के लिए तैयार नहीं था और जनता का पैसा पब्लिक सेक्टर के नाम से लगाया गया। प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम? हाँ, तो हम कह रहे थे ये पूंजीपति वर्ग की अब मांग नई आर्थिक नीतियां निजीकरण आने के बाद हम तो बोल सकते मांग बढ़ी। कानूनों को शुरू में जो कोशिशें थी, मजदूर आंदोलन ने विरोध किया लगातार। बोल सकते वाजपेयी की सरकार के दौर में 2002 में कोई प्रॉब्लम है क्या? डिस्टर्बेंस? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, आवाजें आ रही है अनम्यूट, सब लोग म्यूट कर दो फोनों को तो प्रॉब्लम होगा नहीं तो खैर वाजपेयी के टाइम में 2002 में दूसरे श्रम आयोग की रिपोर्ट आई जिसमें कई सारे सुझाव दिए गए थे और मजदूर आंदोलन ने व्यापक विरोध इसका हुआ और सरकार उस पर वहीं चुप हो गई। फिर अगले 10 साल तो मिली जुली सरकारें, कमजोर गठजोड़ सरकारें चल रही थी, किसी की हिम्मत नहीं हुई और यह लागू नहीं किए गए। और मोदी साहब ने आने के बाद तुरंत 2014 के बाद ही यह प्रक्रिया शुरू हुई। बहाना वो बनाया जा रहा है, तार्किक रूप से उन्होंने दिया कि बहुत सारे कानून हैं, हम इनको सरल करना चाहते हैं और इन कानूनों को मिलाकर साधारण 4 कोड बना रहे हैं। तो बात है कि कोई पूछे कि ज्यादा कानून होने से किसी भी मजदूर को समस्या थी क्या? किसी भी ट्रेड यूनियन ने कहा कि मजदूर ये कानून कम कर दो? मेरे ख्याल में बीएमएस ने भी कभी ये मांग नहीं। तो जाहिर है ये मांग ये केवल बहाना है कम करने का। इसकी आड़ में वो मूल परिवर्तन करना चाह रहे हैं और किए हैं। हेलो जी एनी प्रॉब्लम ऑर्गेनाइजर? हेलो हेलो, कैन द ऑर्गेनाइजर हियर मी? हेलो, You carry on. You carry on. मेरा म्यूट कर दिया था। जी आ रही नहीं, होस्ट हैड म्यूटेड मी, व्हाट इज द प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। सुनिए, सब लोग मत बोलिए, सब लोग मत बोलिए, लेट हिम स्पीक। चलिए कमेंट शुरू करते हैं फिर। तो हम बता रहे थे कि मोदी ने आने के बाद ये सवाल रखा और
आप जानते हैं कि पिछली लोकसभा के दौरान ही इसके प्रारूप निकाले गए, इनको बदलने की कोशिश की गई, तब हुआ नहीं, विरोध हुआ, उस तरह का बहुमत नहीं था आरएसएस भाजपा के पास, तो टाल दी गई बात। और इस बार अभी कोरोना की आड़ में ऐसी मार मारी है मोदी सरकार ने कि मजदूरों के खिलाफ 3 कानून पास कर दिए कोर्ट, और किसानों के खिलाफ 3 कानून पास कर दिए, और हिंदुस्तान की 90% जनता को रौंद दिया। फटाफट बिना वोटिंग लिए हुए भी पार्लियामेंट में हाथ खड़ा करके करवा दिया। चलो खैर, कहां पहुंचे हैं वो हम देखते हैं। तो इन श्रम कानूनों में मूल उद्देश्य इन परिवर्तनों का क्या है? मांग दरअसल क्या है पूंजीपतियों की, कि उनकी श्रम के ऊपर लागत वो कम करना चाहते। श्रम के ऊपर लागत क्या होती है पूंजीपति की? एक तो वेतन होता है सीधे सीधे, चाहे उसमें विभिन्न भत्ते भी शामिल हो, और दूसरा होता है विभिन्न तरह के सुरक्षा पर तो नहीं है, आपका एयरटेल है। Audio not accessible. म्यूट हो रहा है अपने आप माइक। कॉमरेड्स, तो श्रम पर खर्च कम करना मूलतः उद्देश्य, और इसके लिए जरूरत है कि जो कानून बने हैं उनके दायरे से ज्यादा मजदूरों को उनके दायरे से बाहर करो। और दूसरी बात है, मजदूरों की संगठन बनाने की और संघर्ष करने के अधिकारों पर। तो इन कानूनों का पहले तो कुछ मुख्य बातें इनके बारे में समझ लें कि पुराने 29 कानूनों को 4 कोड में शामिल किया है, और 99% जो पुराने कानून में लिखा था वही इसमें डाल दिया है। पहले अलग अलग कानून थे, अब एक ही कानून के अलग अलग अध्याय बन गए हैं वो, और सब भाषा वैसे की वैसे, जो आजकल कंप्यूटर की भाषा में कट पेस्ट जॉब कहते हैं, वो किया गया। बस उसकी आड़ में थोड़े थोड़े जो संशोधन उनको करने थे चीजों को मूल रूप से बदलने के लिए, वो उन्होंने किए। दूसरी बात जनरल जो इसमें हुआ है कि कानूनों के लागू होने के दायरे को उन्होंने कम किया, मतलब मजदूरों को कानून की सुरक्षा के दायरे से बाहर किया है। बहुत सारे मजदूरों को, मतलब जहां भी कोई सीमा थी 10 वर्कर 20 वर्कर, इसको दुगना या उससे ज्यादा कर दिया है। ये हम आगे जाकर देखेंगे। दूसरी बात क्या की है कि श्रम कानून लागू करने का जो ढांचा और तरीका अभी तक हम देख रहे थे, हम जानते हैं कि लागू तो बहुत कम होते थे श्रम कानून, पर मजदूर आंदोलन के दबाव में श्रम विभाग कुछ हिलता था, कुछ धमकाता था कानून के बारे में, और अंत में जाके मालिक को मजबूर होके कुछ मानना पड़ता था। ये संघर्ष के दबाव में, अपने आप तो नहीं करते। पर अब ये रास्ता भी बंद कर दिया गया है, क्योंकि पूरे श्रम विभाग खासतौर से जो इंस्पेक्टर होते हैं उनको बना दिया है मददगार, नाम दे दिया। उनका काम मालिक को डांटना, मालिक को चालान करना, जांच करना स्वतंत्र रूप से, ये नहीं रह गया। अब उनका काम है जाके उनको समझाना कि भाई साहब, बहन जी, ऐसा कानून है, आपको लागू करना चाहिए, और कोई समस्या है तो हमको बताइए, हम रास्ता बताएंगे। बस इतना ही उनका काम, और कोई पावर नहीं। तो ये एक मेन बात इसमें उन्होंने की है। पहली बात तो मैंने कहा, जैसे कानून तो मोटा मोटी वही है, पर एक मेन बात लागू करने का दायरा घटा दिया है, और सीमाएं जहां है मजदूरों की वो बढ़ा दी है, ताकि बहुत सारे मजदूर उसमें से बाहर हो जाए। तो हम एक एक कानून पर आते हैं। और तीसरी बात की है, एक महत्वपूर्ण बात, हाँ ये भी याद रखनी चाहिए कि पुराने कानून, जो बहुत सारे कानून थे,
तो उसमें बात क्या थी, बहुत सारे थे, क्योंकि अलग अलग टाइप की समस्या होती है। अब खदान में समस्या अलग है, फैक्ट्री में समस्या अलग है, निर्माण मजदूर की समस्या अलग है, छोटी फैक्ट्री की समस्या अलग है, बड़ी फैक्ट्री की समस्या अलग है, तो अलग कानून थे। बीड़ी मजदूरों की समस्या अलग है, अलग कानून थे। अब ये पूरा मिला के खिचड़ी बना दिए जिसमें मजदूरों को कुछ हाथ नहीं लगने वाला है। खिचड़ी बनाने में मजदूरों के अधिकार उसमें से निकाल कि पहले पुराने कानूनों में चीजें स्पष्ट होती थी, हर कानून में स्पष्ट लिखा जाता था। जैसे फैक्ट्री एक्ट अगर कभी कुछ साथियों ने पढ़ा हो तो उसमें लिखा था इतने स्क्वायर फुट जगह हर मशीन के साइड में खाली रखनी चाहिए, कपड़े फंसे ना इसके लिए ये सुरक्षा होनी चाहिए, वेंटिलेटर इतने होने चाहिए, इतनी हवा, इतना पानी, इतना रेस्टरूम, इतना क्रैश, सब कुछ लिखा था। माइंस एक्ट में भी ऐसे लिखा था। अब क्या हो गया, ये किया था भाई, हाँ, तो हर चीज ठोस लिखी होती थी। अब स्थिति यह है कि ठोस कुछ नहीं है, लिख दिया गया है कि सरकार अगर चाहे तो ये चीजों पर नियम बना सकती है, रूल्स बनाएगी, तो सब कुछ सरकार के हाथ में है। पार्लियामेंट ने कुछ नहीं किया, सरकार को बोल दिया कि भैया आपको देना है पीने का पानी फैक्ट्री में तो आप रूल बनाइए, नहीं देना चाहते तो भी आप। और चौथी बात जो इन सब कोड्स में कर दिया है, जो कहीं कहीं आपको 2 लाइन 1 लाइन मिलेगी, वो मेन बात यह है कि इन कानूनों को से कोई भी फैक्ट्री, खदान की संस्थान को छूट दी जा सकती है कि ये कानून लागू नहीं करिए आप, ये छूट दे सकते हैं। नाम दिया है कि नए फैक्ट्री हो तो छूट दी जा सकती है, या जो सरकार समझे उचित तो कानून के प्रावधानों से छूट दी जा सकती है। तो सरकार की मर्जी होगी जिसको छूट देना है, नहीं देना है। हो सकता है अंबानी साहब की फैक्ट्रियों को छूट मिल जाए, हम अभी नहीं कह सकते, पर ये मूल रूप से जनरल ये परिवर्तन किया। अब आते हैं ठोस रूप से। पहला है कानून, सबसे महत्वपूर्ण जो है औद्योगिक संबंध का। इसमें 3 कानून शामिल हैं जो सबसे महत्वपूर्ण और रोज जिनसे पाला पड़ता है ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं का। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट जो था, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स औद्योगिक संबंध कानून 1947, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 और स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946 का जो था। ट्रेड यूनियन एक्ट बड़ा सरल था, पुराना एक्ट, हालांकि उसमें कुछ संशोधन कर दिए थे इसके पहले ही, 10 साल पहले ही, जिसमें पहले 7 मजदूर बना सकते थे यूनियन, अब मिनिमम 100 कर दिया है, या 10% मजदूरों पहले ही कर दिया। पर अब एक बहुत महत्वपूर्ण नई बात डाली गई है ट्रेड यूनियन कानून, वो है कि मान्यता का सिद्धांत। पुराने कानून के हिसाब से कुछ 1-2 राज्य, महाराष्ट्र, गुजरात छोड़ के कहीं मान्यता का कोई कानून नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन को मान्यता है, सभी, हर ट्रेड यूनियन को अधिकार है मांग पत्र देने का, हर ट्रेड यूनियन को अधिकार है संघर्ष करने का, हर ट्रेड यूनियन को अधिकार है हड़ताल करने का। और जहां तक कम से कम सरकारी श्रम विभाग संबंधित है तो मैनेजमेंट को वो यही कहेगा आपको तो बात करनी पड़ेगी, इससे आप मना नहीं कर सकते। पुराने कानून, क्या प्रैक्टिस में होता है वो अलग बात है, पुराने कानून में ये बात है। यहां तक औद्योगिक विवाद कानून के अंतर्गत रूल्स में एक प्रावधान ये भी है कि अगर मजदूर एक मीटिंग में 5 मजदूरों को अधिकृत करे तो ये 5 मजदूर मांग पत्र दे सकते हैं, स्ट्राइक नोटिस दे सकते हैं, हड़ताल कर सकते हैं, मालिकों से सेटलमेंट कर सकते हैं जैसे यूनियन करती। तो ये हमारे पूर्वजों ने अधिकार छीने थे। और अब क्या है, अब हर कंपनी में मान्यता दी जाएगी यूनियन को। जिस यूनियन के पास 51% मजदूरों की सदस्यता है तो उसको मान्यता प्राप्त, मतलब नेगोशिएटिंग यूनियन कहेंगे, इसको समझौता वार्ता करने, बातचीत करने का अधिकार है। अब किसी के पास 51% नहीं है तो जिस भी यूनियन के पास 20% से ज्यादा मजदूर है उनकी एक परिषद बनाई जाएगी।
नेगोशिएटिंग काउंसिल, मतलब ये मिल के फिर अधिकृत होंगे बातचीत करने के। और उसके अलावा बाकी यूनियन है जो छूट गई, 49% पहले मामले में, या काउंसिल बनी तो 20% से कम जो है, उनको कोई अधिकार नहीं होंगे, मांग पत्र नहीं रख सकते हैं, हड़ताल नहीं कर सकते, मैनेजमेंट उनसे बात करने से मना कर सकता है, लेबर ऑफिस कह सकता है कि बात करेंगे नहीं हमने। ये कोई मैं ऐसी बात नहीं कह रहा कि हो सकता है नहीं हो सकता, उदाहरण आपके सामने है। तेलंगाना के साथी जानते हैं, कोल में जब से रिकॉग्निशन का सवाल उठा है, जो हमारी यूनियन है जो रिकॉग्नाइज नहीं है, वो स्ट्राइक नोटिस भी देगी तो बातचीत मैनेजमेंट करेगा नहीं, और लेबर कमिश्नर कुछ कहेगा नहीं उसको, नहीं जी मान्यता प्राप्त नहीं है, और फिर मजदूरों की तनख्वाह कटवाई जाएगी। तो ये व्यवहारिक बात बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो होगा क्या, आप शुरू करते हैं यूनियन बनाना, तो जाहिर है 51% तो शुरू में आपके बनेंगे नहीं। बड़ी बड़ी फैक्ट्री में 100, 200, 400 वर्कर जहां हो, तो यूनियन बनाना शुरू करते हैं तो मैनेजमेंट को भनक लग जाती है। तो छोटी फैक्ट्री में तो खैर निकाल ही देता है, बात खत्म। बड़ी फैक्ट्री में क्या है, चमचा यूनियन खड़ी करता है विरोध में, ये हम देखते हैं पहले भी। पर दोनों यूनियनें होती थी, चमचा यूनियन, आपकी यूनियन संघर्ष से तय होता था, अधिकार तो था आपको लड़ने। अब ये होगा फटाफट चमचा यूनियन को मान्यता देके उसको 51% सदस्यता दिखाएगा। सदस्यता कौन चेक करेगा, ये कहीं नहीं लिखा है, मालिक ही बोलेगा है क्या। अब एक बार उसको मान्यता हो गई तो आप अपनी यूनियन की टू यूनियन को कुछ भी नहीं कर सकते, मजदूरों की मांग के लिए हड़ताल नहीं कर सकते, संघर्ष नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो मजदूरों को क्या समझाएंगे, कैसे आप मजदूरों को संगठित करेंगे, कैसे अपने पास लाएंगे, पूरा भय बैठेगा मजदूरों में। तो हमेशा चमचा यूनियन ही चलती रही। दरअसल इसका उद्देश्य यही है कि यूनियनों के बीच में कंपटीशन जो मजदूरों के हित के लिए, वो खत्म करना और चमचा यूनियनों की प्रवृत्ति लगातार चला। यहाँ एक बात उठ सकती है, भाई कई सारी यूनियनों से समस्या होती है। हाँ, आदर्श स्थिति तो ये होगी कि मजदूर एक ही यूनियन में हो, तो वो व्यवहारिक स्थिति है नहीं यहाँ पे। ऐसी स्थिति उन्हीं देशों में हुई जहां इंग्लैंड या यूरोप के देश जहां यूनियन पहले आई और पार्टियां बाद में आई। हिंदुस्तान में पार्टियां पहले आई तो पार्टियों के हिसाब से यूनियन बनती गई। अरे यार क्या हो गया, हाँ सुनाई दे रहा है? हेलो। हाँ जी सुनाई दे रहा है। अरे दूसरों के फोटो आ रहे हैं सामने, इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है और ना? उसका ऑडियो और नहीं तो। अच्छा चलिए, खैर ठीक है, मेरा चालू है। तो हम कह रहे थे कि ट्रेड यूनियन में मान्यता का सवाल बड़ी जटिल परिस्थिति कर देगा और अधिकार नहीं होंगे गैर मान्यता प्राप्त यूनियनों को। ये सबसे बड़ी बात हो जाएगी जिससे बड़ा फर्क पड़ जाएगा। अब दूसरा सवाल है कि क्या कहते हैं, ये औद्योगिक संबंध कानून। तो संगठन के सवाल पर तो ट्रेड यूनियन कानून में परिवर्तन करके आपको संगठन बनाने का बड़ी समस्याएं खड़ी कर दी है सरकार। तो ये समस्याएं खड़ी कर दी हैं। अब आते हैं संघर्ष करने के अधिकार और मांग रखने के अधिकार। ये आते थे पुराने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट से। ये अब इधर उसके बाद मोटा मोटी वैसे के वैसे यहाँ लाया गया है, बस कुछ थोड़े थोड़े संशोधन किए हैं, पर है वो बहुत महत्वपूर्ण संशोधन। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण संशोधन है हड़ताल के अधिकार का। पहले हड़ताल का ऐसे था, दो धाराएं थी पुराने कानून में, धारा 22 और धारा 23। 22 थी पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, लोक उपयोगी सेवाओं के लिए। आमतौर पे बिजली, पानी या पब्लिक सेक्टर के उद्योगों में यह होता था। यहाँ पे 14 दिन का नोटिस देना होता था और उसके पहले आप हड़ताल नहीं कर सकते थे। हड़ताल फिर भी होती थी, वो अलग बात है, पर कानून है। और धारा 23 कहती थी, वो थी बाकी सब उद्योगों के लिए, वहां कोई नोटिस देने का प्रावधान नहीं था।
और आप तत्काल हाथों हाथ हड़ताल घोषित करें सुबह आते ही, तो भी हड़ताल आपकी कानूनी थी। अब इन दोनों को मिला के सब फैक्ट्रियों में छोटी से बड़ी हर जगह पे 2 हफ्ते का 14 दिन का नोटिस देना हड़ताल के लिए, इसका प्रावधान लाया गया है। तो बड़ी विचित्र परिस्थिति यहाँ बनेगी। आप नोटिस देंगे, जब तक नोटिस की अवधि खत्म नहीं होती आप हड़ताल नहीं कर सकते। अब इन 14 दिन के अंदर वो भी लिखा है कि असिस्टेंट लेबर कमिश्नर तत्काल वार्ता शुरू करवाएगा समझौता कार्रवाई। तो समझौता कार्रवाई शुरू हो गई, समझौता कार्रवाई के दौरान आप हड़ताल नहीं कर सकते। आप अभी भी अड़े रहे तो फेलियर रिपोर्ट भेजेगा एएलसी सरकार को, और सरकार मामले को रेफर कर देगी ट्रिब्यूनल में। अब ट्रिब्यूनल में केस चल रहा है तो आप हड़ताल नहीं कर सकते। तो आप हड़ताल कब कर सकते हैं? तो स्थिति यह बन जाएगी कि हड़ताल तो फिर भी मजदूर करेंगे, वो रुकेंगे नहीं। जब आईडी एक्ट नहीं था तब भी मजदूर हड़ताल करते थे, पर अब सरकार और मालिकों के पास ये बहाना हो जाएगा कि हड़ताल गैर कानूनी है, तो हर हड़ताल को गैर कानूनी है बना देंगे। अब उसके अलावा दूसरे कुछ अधिकार जो आईडी एक्ट में थे, एक तो था जो मजदूरों के संघर्षों से ही निकला था, पूरा अध्याय 5B, चैप्टर 5B औद्योगिक विवाद कानून का पुराना, वो सब उद्योगों के लिए नहीं था, वो उन्हीं उद्योगों के लिए था जहां 100 से ज्यादा वर्कर काम करते हैं, और उनके लिए सब शर्तें थी। मिलबंदी करनी है, ले ऑफ लॉकआउट करना है, ले ऑफ करना है या छटनी करनी है। इन सब के बारे में पाबंदी थी कि कोई कंपनी को करनी है अगर ये छटनी या बंदी और 100 से ज्यादा वर्कर है तो उसको सरकार से परमिशन लेनी होगी। और ये निजीकरण के दौर में जब कोई पब्लिक सेक्टर कंपनियां बंद हो गई या बड़ी बड़ी कंपनियों ने लोगों को छटनी की, तब देखा गया था, ये पहले दौर में नई आर्थिक नीतियों के बाद इसका सवाल काफी उठा था। तो ये बड़ी बाधा पड़ गई उनको कि परमिशन देना तो सरकार को थोड़ा मुश्किल हो जाता है, राजनीतिक रूप से हल्ला मचेगा, सरकार ने वो कंपनी बंद करवा दी, मालिक पर तो दोष नहीं दिया जा सकता। तो फिर उस समय तो गैर सरकार ने भी और मालिकों ने तरीका निकाला VRS का, कि मजदूर से ही दबाव दे के साइन करवा दो कि भैया मैं स्वेच्छा से छोड़ रहा हूं, तो छटनी का काम वैसे ही हो गया, उसके बदले कुछ एक्स्ट्रा पैसे मजदूरों को मिल जाते थे। VRS का पूरा स्कीम निकला था इस कानून की बाधा को पार करने के। अब मालिकों को ये VRS का चक्कर की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 100 की सीमा 300 कर दिया। 300 से ऊपर मजदूर होंगे तब परमिशन की जरूरत है, उसके नीचे से कम मजदूर होंगे तो कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं। और एक और धारा जोड़ दी गई है कि ये 300 की सीमा सरकार जब चाहे बढ़ा सकती है, घटा सकती है नहीं लिखा है, घटा भी सकती है, केवल बढ़ा सकती है। तो जब मर्जी आएगी बढ़ा देगी और 500, 1000 जितना कर दे, मतलब ये परमिशन का झंझट खत्म, VRS का झंझट खत्म, और जैसे छोटी से छोटी फैक्ट्री में होता है मन मर्जी से निकालो जो चाहे करो। अब इसी से जुड़ा एक और सवाल है कि पुराने कानून में था कि भाई मालिक कहता था छटनी कर रहे हैं, काम नहीं है, ये नहीं है, छटनी कर दी, ठीक है साहब, पर कानून के तहत आपको अधिकार था छटनी हुए मजदूर का कि जब भी मालिक भर्ती करेगा तो आपको प्राथमिकता मिलेगी जो छटनी हुए हैं मजदूर। तो ये एक तरह से एक मालिकों पर बंधन था और मजदूरों को एक अधिकार था। कितना लागू करवा पाते थे वो बात छोड़िए, पर अधिकार था और बड़ी बड़ी कंपनियों में ये लागू भी करवाया जाता था। अब क्या कर दिया है? अब कर दिया है कि कंपनी बंद होने या छटनी होने के बाद 1 साल तक वापस आने का अधिकार होगा, और 366 दिन हो गए तो आपका अधिकार खत्म और मालिक नए मजदूरों को रख सकता है। तो 1 साल का गैप देना होगा मालिक को, और उसके बाद सब नए मजदूरों को जितने मर्जी भर्ती कर ले, पुराने वाले कुछ नहीं बोल सकते। तो ये स्थिति बना दी है। तो ये भी जाता उसी तरफ है कि हायर एंड फायर,
मर्जी से भर्ती करना और निकालना का जो अधिकार उनको चाहिए। उसके अलावा अंत में थक हार के या संगठन ना हो तो क्या बताएं मजदूर। पटोले जी 5 minutes more. हाँ ओके। लेबर कोर्ट जाती है, पर लेबर कोर्ट में जाती थी, जज बैठता था। अब क्या है, लेबर कोर्ट तो होंगे नहीं, ट्रिब्यूनल होंगे। चलो पहले भी ट्रिब्यूनल थे, कोई बात नहीं, पर पहले ट्रिब्यूनल में कौन था, जज बैठा तो होता था। अब ट्रिब्यूनल में दो लोग होंगे, एक अधिकारी और एक जज, और ये दोनों अलग अलग बांट के भी देखेंगे केसों को। तो जो पहले जज करता था फैसला गवाही ये सब लेकर के, अब तो कोई अधिकारी करेगा। तो जो न्यायिक काम था उसको अफसरों के हाथ में दे दिया है। तो इसमें भी क्या मजदूरों का होगा ये तो आप समझ ही सकते हैं। वो आखिरी उम्मीद कोर्ट की भी वो भी ऐसे है। तो ये था औद्योगिक संबंधों का कानून। और फिर दूसरे बाकी दो कानून है, एक है कार्य में सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य की परिस्थितियों का, जिसमें फैक्ट्री एक्ट, माइंस एक्ट, बीडी एक्ट, ठेका मजदूर है कानून, ये सब को मिला जुला के खिचड़ी पकाई गई है, वही अलग अलग अध्याय बनाए गए हैं। इसमें मेन बात ये जो की है कि जो पहले ठोस ठोस, जैसे हम पहले भी कहे थे, ठोस का लिखा जाता था अलग अलग कानून में, अब जनरल कर दिया है कि क्या सुविधा दी जाए, क्या सुरक्षा दी जाए, क्या इसके बारे में कार्य की परिस्थितियों के नियम बनाए जाए, ये सब सरकार बनाएगी। और दूसरी बात, इन नियमों से छूट देने की सरकार को पावर है। और तीसरी बात जो ज्यादातर फैक्ट्रियों से संबंधित है वो है कि फैक्ट्री पहले कहा जाता था जहां 10 से ज्यादा वर्कर थे पावर इस्तेमाल होती थी, और 20 से ज्यादा वर्कर जहां पावर नहीं इस्तेमाल। इसको दुगना कर दिया है। इसका मतलब 20 और 40 से कम मजदूर जहां हैं वो फैक्ट्री नहीं कहलाएगी। और ऐसे उद्योग छोटे छोटे बहुत सारे हैं, ये सब फैक्ट्री एक्ट की सुरक्षा से बाहर हो जाएंगे। उसी तरह से ठेका मजदूर कानून में बड़ा परिवर्तन कर दिया। पहले मालिक को रजिस्टर करना पड़ता था, जो मेन मालिक था, प्रधान मालिक जिसको कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, प्रधान नियोजक, उसको अब कोई रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं, केवल ठेकेदार अपना लाइसेंस लेगा, और लाइसेंस उसका 5 साल के लिए। अब ठेकेदार के लाइसेंस में भी एक अड़ंगा डाल दिया है, मतलब छूट दे दिया है कि अगर लाइसेंस के लिए पूरी शर्तें पूरी नहीं करता होगा जनरल लाइसेंस लेने के लिए, तो ठेकेदार को उस काम के लिए लाइसेंस दिया जाएगा। मतलब जनरल लाइसेंस की बजाय हर जगह जहां ठेका मिलेगा उसका अलग अलग लाइसेंस ठेकेदार ले सकता है। तो ये तो हो गया क्लियर, ठेकेदार जैसे भी लाइसेंस ले सकता है, मालिक को कोई रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, मालिक को खाता पत्री खुद रखने की जरूरत नहीं है। पहले मालिक का आदमी साइन करता था तनख्वाह पर जो ठेकेदार देता है, वो करने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है उसमें। तो अब ठेकेदारी मजदूरों की सुरक्षा और भी कम हो जाएगी और मालिक की जिम्मेदारियां कम हो जाएगी। तो ये एक तरीके से दरअसल पुराने ठेकेदारी कानून में कहने के लिए तो कम से कम लिखा था कि ठेकेदारी नियंत्रण और उन्मूलन कानून, मतलब ठेकेदारी व्यवस्था खत्म करनी है। अब नए कानून में यह बात साफ होगी, वो बातें भी छोड़ दी है कि ठेकेदारी खत्म नहीं करनी है, बढ़ानी है। तो सीलिंग भी, लाइसेंस लेने के लिए 20 मजदूर थे तो ठेकेदारी का लाइसेंस लेना पड़ता था, अब 50 से कम मजदूर होंगे तो ठेकेदार को लाइसेंस भी लेने की जरूरत नहीं है। मतलब खुला दरबार है, जो मर्जी ठेकेदारी जैसे मर्जी करो। और बाकी इन सब नियम जो है, सुरक्षा के नियम, कैंटीन के नियम, रेस्ट रूम के नियम, क्रैश के नियम, और सब ये नियमों से सरकार जब मर्जी चाहे छूट दे सकती है। और तीसरा जो कोड है वो है सामाजिक सुरक्षा कोड, जिसमें सब पीएफ, ईएसआई सब कुछ मिला दिया है। इसमें मिला दिए हैं सब अलग अलग जो कानून भी थे, बीडी सिगार वर्कर्स के लिए जो ये था कल्याण का कानून, वेलफेयर एक्ट, वेलफेयर बोर्ड जो निर्माण मजदूरों के लिए बनने वाला, दूसरे दूसरे जो अलग अलग स्थितियों के अनुसार वेलफेयर बोर्ड बनते थे अलग अलग उद्योग में, उन सब को इसमें समेट दिया गया है। और समेटने के टाइम बहुत चीजें बदल दी। अब निर्माण मजदूरों की परिभाषा ही बदल दिया निर्माण उद्योग की, कि अपने निजी उपयोग के लिए अपने मकान बना रहा है व्यक्ति या कोई ग्रुप, मतलब सोसाइटी, हाउसिंग सोसाइटी वगैरह बना रहे हैं,
तो उसको निर्माण उद्योग माना ही नहीं जाएगा, तो वहां के मजदूर निर्माण मजदूर ही नहीं होंगे। तो ऐसे आप देखेंगे कुल मिलाकर हर कानून में कुछ कुछ पेच डाल करके मतलब ही पूरा बदल दिया है, अधिकारी लिखे हुए अधिकारों को ही खत्म कर दिया गया है। तो बात आखिर में ये कहूंगा, वो तो डिटेल में आप पढ़ेंगे तो आप समझेंगे भी अच्छी तरह। समस्या एक बात समझ लीजिए, मजदूर आंदोलन की ताकत और श्रम कानून में मजदूरों के अधिकार, ये दोनों का बैलेंस होता है। मजदूर आंदोलन बढ़ता गया, मांग उठाते गया, संघर्ष करते गया, तो मजदूरों के अधिकार कानूनों में बढ़ते गए। अब इन पर हमला है और इसका जवाब केवल मजदूरों के संघर्ष से ही हो सकता है, और अगर संघर्ष नहीं करेंगे तो एकदम पूरा घेरने का परिस्थिति बना दिया है मोदी साहब ने। और जैसे आप जानते हैं, एक और विशेष बात है कि मजदूर इस बार मार खाने में अकेले भी नहीं है, क्योंकि किसानों पर भी साथ साथ पूरी मार पड़ रही है। तो ये भी अब सोचने से काम नहीं चलेगा, वो किसानों का मामला है, ये मजदूरों का मामला है, अब मजदूर किसानों का एक ही मामला है। और ये सरकार अपने बड़े बड़े देशी विदेशी पूंजीपतियों के हित में जो कदम उठा रही है, अधिकार एक के बाद एक छीन रही है, जिसके बारे में आगे के वक्ता बताएंगे। मैं यही अपनी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया कॉमरेड पटोले। अगले वक्ता जो चौथा कोड लिया गया है, वेज कोड, जिसके रूल्स भी आ गए हैं। बाकी तो अभी कोड पास हुआ है, सरकार ने घोषणा की है कि कोड्स जो है अप्रैल तक ये लागू होने शुरू होंगे, फॉर्मुलेट होंगे, और वेज कोड पूरा आ गया। तो कॉमरेड अनिमेश दास जो ट्रेजरर हैं इफ्टू राष्ट्रीय कमेटी के, वो अगले 10-15 मिनट के अंदर हमें वेज कोड के बारे में, उसके रूल्स के बारे में कॉमरेड अनिमेश दास रखेंगे। कॉमरेड्स, कॉमरेड पटोले जी ने तो बहुत सारी बातें कह दी हैं, और जिस तरह से सरकार कानून को लाई है, खासतौर से पैंडेमिक के दौरान, और सरकार ने पूरा हमला बोला है मजदूरों के ऊपर, मजदूर वर्ग के ऊपर। ये पैंडेमिक में जहां पर बहुत सारे प्रतिरोध, बहुत सारे विरोध नहीं हो सकते, सरकार ने उस मौके का इस्तेमाल करके तमाम कानूनों को एक झटके में पास किया है। आज कल शायद इंडस्ट्रियल रिलेशंस का सरकार ने रूल्स भी जारी कर दिया, और जिस रफ्तार से चल रही है सरकार, 1 अप्रैल का उन्होंने ये कहा है कि 1 अप्रैल से ये सारे कानून लागू हो जाएंगे। तो कॉमरेड ने बहुत विस्तार से इस बात को रखा है। मैं जो कहा गया है कि वेज कोड के ऊपर बात करें, दरअसल वेज कोड 4 श्रम कानून को खत्म करके वेज कोड बनाया गया है। उसमें मिनिमम वेजेस एक्ट है, न्यूनतम वेतन अधिनियम है, उसमें पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है, उसमें बोनस अधिनियम है, और ये 4 कानून को खत्म करके जो है एक कानून में बनाया गया है। सरकार ने इसको 2019 में सरकार ने इसको कानून बनाया, और इस पैंडेमिक के दौरान अप्रैल के महीने में, जब पूरा देश पैंडेमिक से जूझ रहा था, जब सारी चीजें बंद हो गई थी, सरकार ने चुपके से जो इसके रूल्स को भी जारी कर दिया। ये दरअसल सरकार के मजदूर विरोधी रवैये को खुले तौर से उजागर करता है। जो इसने एक लालच दिया, एक नया शब्द का इस्तेमाल किया है, फेयर वेजेस, जो आमतौर से पहले हम लोग देखते नहीं थे। फ्लोर वेजेस और फेयर वेजेस की बात की है, और फ्लोर वेजेस का मतलब यह है कि पूरे देश में एक समान वेतन। ये 7वें वेतन आयोग में हम लोगों ने देखा था फ्लोर वेजेस की बात, और लेकिन 7वें वेतन आयोग में हम लोगों ने देखा कि सरकार ने 18,000 न्यूनतम वेतन की बात की थी, लेकिन देश के किसी भी हिस्से में सरकार ने इसको लागू नहीं कराया, जो इस सरकार की ये मंशा दिखाता है कि सरकार ये सिर्फ बातें और कहने के ऊपर है, करने के ऊपर नहीं है। जो और एक बात सरकार ने कही है, फेयर वेजेस। फेयर वेजेस मतलब ये दरअसल इसको संपूर्ण रूप से सरकार ने इसके अंदर परिभाषित नहीं किया है। मिनिमम वेजेस को
फेयर वेजेस के साथ कंफ्यूजन करने की कोशिश की है। मिनिमम वेजेस को भी जब सरकार ने कैलकुलेशन करने की, जो उसको कैलकुलेट करने की बात की है, तो जो स्टैंडर्ड तरीका है कि 15वां श्रम लेबर जो सम्मेलन हुआ था उसका, इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस का, और जजमेंट है, उस जजमेंट के अगर आधार को तो सरकार ने इसके अंदर कहा है, लेकिन जहां तक लागू करने का सवाल है, हिंदुस्तान के किसी भी प्रदेश में मिनिमम वेजेस जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला और जो रैप्टोकोस के जजमेंट के हिसाब से लागू नहीं किया गया। आज ना सरकार ने ये भी कहा कि 10% के लिए जो है रखा गया है मिनिमम वेज कैलकुलेट करने। लेकिन आप बताइए, हिंदुस्तान के किसी भी शहर में क्या HRA उसके वेतन का 10% है? ज्यादातर शहरों में आजकल जो मकान किराया भाड़ा बढ़ गया है, तो 25% कम से कम होना चाहिए, जो HRA का सवाल है मिनिमम वेजेस के अंदर। तो दूसरा सवाल जो सरकार ने कानून के अंदर रखा है कि किस तरह से उसने न्यूनतम वेतन को तोड़ दिया है। रीजनल मिनिमम वेजेस की बात उसने कही है और रीजनल मिनिमम वेजेस बोर्ड की बात उसने कही है। दरअसल आज के दिन में पूरे देश भर में खासतौर से जो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक जैसा, लेकिन सरकार ने इसको अब रीजनल वेजेस, 5 रीजन में हिंदुस्तान को बांटा गया, 5 रीजनल वेजेस की बात सरकार ने इसके अंदर की है। तो ये दरअसल क्या है, न्यूनतम वेतन को ही धीरे धीरे समाप्त करने की तरफ सरकार की प्रवृत्ति है, और प्रादेशिक स्तर में जो न्यूनतम वेतन तय होगा वही अपने आप में न्यूनतम वेतन को मानने की कोशिश की गई है, वो मनाने की कोशिश की। मनरेगा का जो सवाल है उसको भी इसके अंदर सरकार ने इंट्रोड्यूस नहीं किया है, जो दरअसल ये दिखाता है आज मनरेगा हिंदुस्तान की रूरल इकोनॉमी का एक अहम हिस्सा है, लेकिन मनरेगा को जब बाहर कर दिया तो इसके अंदर ये साफ मंशा है कि मनरेगा को न्यूनतम वेतन नहीं मिलेगा, मनरेगा को न्यूनतम वेतन के बाहर रखा गया है, और मनरेगा का जो वेजेस होगा वो न्यूनतम वेतन से भी नीचे होगा। तो दरअसल ये जो पूरी प्रक्रिया है कि फेयर वेजेस, मिनिमम वेजेस, तरह तरह प्रादेशिक वेजेस, जैसे आज और एक सवाल गवर्नमेंट लेकर आई है, सरकार ने ये रखा है कि जो HRA भी जो कैलकुलेट होगा, जो वो भी टायर ऑफ सिटीज के हिसाब से कैलकुलेट होगा, तो रीजनल उसके अंदर रखा गया है कि अर्बन वर्सेस सेमी अर्बन, ये भी बात रखी है। दरअसल पूरा मिनिमम वेजेस को इतना उलझा दिया है ताकि जो है देश सवेर एक ये सरकार की जो मंशा है कि मिनिमम वेजेस को जो देश भर में जो लागू होता है उसको खत्म करने की तरफ सरकार की मंशा इस वेज कोड और वेज रूल्स के अंदर दिखता है। जो बोनस का सवाल है, यानी कि बोनस के सवाल में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं किया है, लेकिन जो मुख्य बोनस का जो स्रोत है एक कि बोनस, न्यूनतम बोनस मिलेगा या ज्यादा मिलेगा। अगर कंपनी बहुत ज्यादा प्रॉफिट करती है तो ये अधिकार ट्रेड यूनियंस के होता है कि उसका बैलेंस शीट चेक करे, और जो न्यूनतम बोनस है 8.33 से भी ज्यादा यूनियनें मांगती हैं, और ये बहुत सारी जगह में हुआ है, बैलेंस शीट को चेक किया गया है, उसका प्रॉफिट के आधार पे बोनस मांगा गया। दरअसल सरकार ने उसको खत्म किया है। इस कानून के अंदर बड़ा स्पष्ट लिखा गया है कि मैनेजमेंट का बोनस चेक करने का अधिकार ट्रेड यूनियन को नहीं होगा। यह अधिकार अगर कोर्ट में ट्रेड यूनियन जाती है, कोर्ट अगर इसको देती है, ये अगर रूल पास, कोर्ट अगर जजमेंट देती है तभी होगा। ये अधिकार सिर्फ सरकारी जो ट्रिब्यूनल है या लेबर ऑफिस है उन्हीं के पास होगा, और जो आज के दिन में जो पुराने कानून में बोनस का अधिकार ट्रेड यूनियन का, बोनस के बैलेंस शीट को चेक करने का अधिकार जो ट्रेड यूनियन का था, उसको इस कानून के अंदर खत्म किया है। दरअसल ज्यादा बोनस की मांग को कानून के अंदर खत्म कर दिया गया है। जो चौथी बात इसके अंदर जो लाए हैं सरकार, वो है वेब चेकिंग की बात। वो दरअसल वेब चेकिंग बहुत सारी चीजों में लाए हैं, वो हर जगह में वेब चेकिंग का लाए हैं, और अभी IR कोड का भी जो रूल्स लागू है उसका भी बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है वेब चेकिंग का। आज के इस माहौल में जहां पर मजदूर वर्ग, तमाम मजदूरों के पास ये वेब चेकिंग की सुविधाएं नहीं है, उसको इतना जटिल बनाया है। तमाम ट्रेड यूनियंस के पास भी, खासतौर से छोटे छोटे जो ट्रेड यूनियंस होते हैं, या जो फैक्ट्री लेवल में बहुत सारे ट्रेड यूनियंस काम करती हैं, जो औद्योगिक इलाकों में बहुत सारे ट्रेड यूनियंस काम करते हैं, ये इतने इक्विप नहीं होते। और वेब चेकिंग का मतलब ये है कि आप नेट कंप्यूटर के जरिए से, नेट के जरिए से चेकिंग करेंगे,
उसमें मैनेजमेंट को फिजिकली आने की जरूरत नहीं है। अगर मैनेजमेंट ये एफिडेविट दे देती है कि हमारे इधर तमाम श्रम कानून लागू होते हैं, तो फिजिकल चेकिंग का कोई सवाल ही नहीं होता। उसको मान लिया जाएगा एफिडेविट को, कि उधर तमाम श्रम कानून लागू होते हैं। और वेब चेकिंग में और एक बात बड़ी स्पष्ट है कि आपको भी अगर ऑब्जेक्शन भी होगा तो आप नेट के जरिए से, आप किसी ऑफिसर से आप मिल नहीं सकते, आप जो है वेब के जरिए से आप अपना ऑब्जेक्शन करेंगे। और ये ना सिर्फ ये बहुत जटिल है, ये लंबी प्रक्रिया है। दरअसल ये जो इंस्पेक्टर का जो रोल होता था, इंस्पेक्टर का रोल बहुत सारी जगह में इंस्पेक्टर हम लोगों ने देखा करप्ट भी होता है, लेकिन बहुत सारी जगह में जहां पर ट्रेड यूनियन का प्रेशर होता था, वहां पर इंस्पेक्टर हुआ, लेबर ऑफिसर हुआ, फिजिकली जाते थे, जाके बहुत सारी श्रम कानूनों को वो लागू कराते थे। वो मजदूरों से सीधे तौर से बात करते थे, मजदूरों से पूछते थे कि मजदूर तुम्हारी तनख्वाह कितनी है। इसमें वेब चेकिंग में ये सारी चीजों को हटा दिया गया है। आप फिजिकल जो प्रेजेंस है इंस्पेक्टर या लेबर ऑफिसर का, उस लेबर ऑफिसर को एकदम न्यूनतम में कर दिया गया है कि अगर उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन होगा एफिडेविट के ऊपर, उस ऑब्जेक्शन के ऊपर जांच होगी, उस जांच में अगर पाया जाएगा कि कोई कमी है, तब जाकर जो फिजिकल चेकिंग होगी। दरअसल सरकार ने पूरी जो मजदूर वर्ग की जो सक्रियता है, जो लेबर ऑफिस उसकी जो सक्रियता है, उसके जो कलेक्टिव बार्गेनिंग, उसके जो प्रेशर है कलेक्टिव बार्गेनिंग का, उसका जो प्रेशर लेबर ऑफिस के ऊपर होता है, धरने होते हैं, प्रदर्शन होते हैं, लेबर ऑफिस के ऊपर जो दबाव होता है, उस दबाव को संपूर्ण खत्म करने की कोशिश की है। जो और एक बात इसके अंदर गवर्नमेंट बाहर लाई है, वो है फैसिलिटेटर कम इंस्पेक्टर। दरअसल इंस्पेक्टर का एक पनिटिव रोल है, उसका एक पेनिटिव एक्शन होता है, वो अब कभी-कभी वो अपने आप में एक थ्रेट, उसको फैसिलिटेटर का वो बना दिया गया है कि मतलब जाकर जो समझौता भी वो कराने का, दरअसल जोर ज्यादा फैसिलिटेटर के ऊपर दिया गया है ताकि जो है वो एक समझौता कराए, वो कोई कार्रवाई ना करे। इस तरह की एक बात इस पूरे, अगर आप चारों कोड पढ़े, जिसमें ये है कि इस तरह के जो साथ साथ एक बात और की गई है कि जैसे इम्प्रिजनमेंट का जो सवाल है, जेल में जाने का जो सवाल है, उसको तमाम कानून में हटा दिया गया है। हम ये बात जानते हैं कि जेल बहुत कम होता है, 99% से भी मतलब 1% से भी कम होता है, लेकिन जेल का डर बहुत सारा होता है, जिसके तहत जो है मैनेजमेंट के अंदर ये डर होता है। वो ईपीएफ में हम लोगों ने देखा है, शो कॉज नोटिस इशू होता है वायलेशन के लिए, वेजेस, मिनिमम वेजेस में भी हम लोगों ने देखा रिपीटेड वायलेशंस के लिए लोग क्रिमिनल उसमें भी चले जाते हैं। तो ये डर होता है। मैंने कहा 99% में जेल होता नहीं है, 1% से भी कम में होता है। अब एक अपवाद की तरह, लेकिन कानून से ही उसको हटा देना, ये भी एक तरह से वो करता है कि किसी भी मालिक के खिलाफ कोई पनिटिव एक्शन नहीं लिया जाएगा। ज्यादा ये होगा तो उसका ऊपर जो है जो चालान है या उसका जो फाइन है, फाइन की मात्रा को इसके अंदर तय किया है। जो मेरी तरफ से तो यही था। दरअसल पूरा जो वेज कोड के अंदर जो पूरा डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन ये है कि मिनिमम वेजेस को कैसे धूमिल किया जाए, उसको कमजोर कर दिया जाए, मिनिमम वेजेस इम्प्लीमेंटेशन को कैसे कमजोर किया जाए, एक। और दूसरी बात है बोनस का जो सवाल होता है, जो वर्कर पूरे साल मेहनत करता है और इस उम्मीद से भी मेहनत करता है कि जो दिवाली में या दशहरा में या जब त्योहार में हमें कुछ ज्यादा बोनस मिलेगा, ये वर्कर की मेहनत करने की एक इच्छा भी होती है उसके अंदर, उसको जो है खत्म करने की पूरी इस तरह से ये दिशा है। तो इसका विरोध चौतरफा विरोध होना चाहिए। शुक्रिया कॉमरेड अनिमेश। ये जाहिर है कि वेज कोड्स लंबे डॉक्यूमेंट्स हैं, वेज कोड और बाकी कोड्स लंबे डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके ऊपर इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स ही कन्वेंशन के अंदर दिया जा सकता है। हमें आशा है कि सब लोग उस बुकलेट का यूज करेंगे जो कि एनसी की तरफ से सप्लाई किया गया है, जो सब स्टेट कमिटीज के पास है और जो बाकी लोग भी हमसे ले सकते हैं। इसके बाद हम आएंगे एक तीसरे सेट ऑफ, जो सारा सेट ऑफ हमले हैं, जिसमें निजीकरण का सवाल है, जिसमें सरकारी कर्मचारियों के डीए फ्रेज का सवाल है, जिसमें एक पुराना जो प्रोविजन है कंपल्सरी रिटायरमेंट, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट का, उसको उठाकर एक हथियार के तौर पर उस मजदूर के खिलाफ, सरकारी कर्मचारी के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा
जो कि सक्रिय है मजदूर वर्ग की आवाज को रखने के लिए। इन सारे सवालों पर बोलने के लिए कॉमरेड बी प्रदीप, महासचिव इफ्टू राष्ट्रीय कमेटी। कॉमरेड प्रदीप, उस बात को मैं आपके सामने रख दूंगी क्योंकि उनकी स्क्रिप्ट मेरे पास है। मैं निवेदन करूंगी कॉमरेड प्रदीप से कि अपनी बात को चाहे समेट कर कहें, परंतु अपनी बात को कन्वेंशन के सामने रखें। कॉमरेड प्रदीप, आर यू प्रेजेंट? बात आ रही है? कॉमरेड प्रदीप, बात सुनाई दे रहा है? हाँ आ रहे आ रहा है ना? हाँ ठीक। कॉमरेड साथी, आप सभी लोग को मालूम है कि नवंबर 26 तारीख का जो एक दिन का जनरल हड़ताल है, उस हड़ताल में ये जो लेबर कोड्स बने हैं उसके खिलाफ एक मांग। सुनाई नहीं दे रहा है? सुनाई नहीं दे रहा है? आ रहा है, बोलिए आप। थोड़े लोगों को आ रहा है, थोड़े लोगों को नहीं आ रहा है, शायद पता नहीं। सब लोग आ रहे हैं, बोलिए। ये लेबर कोड्स के खिलाफ एक मांग ही नहीं बल्कि निजीकरण का भी एक मुद्दा है ये नवंबर 26 तारीख के हड़ताल के सिलसिले में। और आपको याद होगा हमारे इफ्टू राष्ट्रीय कमेटी जो एक वर्कर्स चार्टर बनाई थी, उस वर्कर्स चार्टर में भी ये निजीकरण का मुद्दा एक अहम मुद्दा के रूप में हमने वो वर्कर्स चार्टर में भी लगाए। तो जाहिर है कि ये निजीकरण के बारे में भी कुछ हम जानकारी लेना बेहतर होगा। निजीकरण के बारे में मैं ज्यादा विस्तार से तो फिलहाल बोल नहीं पाऊंगा, बोलूंगा नहीं। उसके कुछ जो जनरल और कुछ ठोस अंश है वो आपके सामने लगाने की कोशिश करूंगा। तो मैं इस विषय पर चर्चा शुरू करूंगा एक थोड़े साधारण अंशों को लेकर के मैं इस विषय पर चर्चा शुरू करूंगा। देखिए, एक सवाल पहले डालेंगे हम कि क्या निजीकरण कोई अर्थव्यवस्था में हिस्सा होता है या नहीं? मतलब कि निजीकरण अर्थव्यवस्था किस तरफ से चलाना है, किस दिशा में चलाना है, जिसको हम नीति कहते हैं, एक आर्थिक नीति कहते हैं। ये निजीकरण आर्थिक नीति में एक हिस्सा है। पहले तो ये बात हम समझना जरूरी है कि निजीकरण कोई आइसोलेटेड अंश नहीं है, ये आर्थिक नीति में एक भाग है, हिस्सा है। दूसरी बात है कि साधारण तौर पे जब निजीकरण की बात होती है, शासक वर्ग जब करते हैं और जो कॉर्पोरेट संस्थाएं भी निजीकरण के बारे में बात करते हैं, तो अक्सर ये बात कहलाते हैं, अक्सर ये बात बोलते हैं, दोहराते हैं बार बार कि निजीकरण के वजह से बड़े पैमाने में उस समाज में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, नौकरियां मिलेगी। इस तरह की बात भी हम अक्सर सुनते रहते हैं। लेकिन पहला मैं समझता हूँ हम ये समझना चाहिए, निजीकरण एक राजनीतिक फैसला है। जो हुकूमत करते हैं वो लोगों का एक राजनीतिक फैसला ये निजीकरण है, राइट? ये कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की बात नहीं है। पहला मुद्दा तो ये है कि ये एक पॉलिटिकल एक्ट है, राजनीतिक एक्ट है, ये एक राजनीतिक फैसला है। हम देखते हैं ये निजीकरण क्या करता है। निजीकरण अगर हम एक जनरल तौर से बात करना है, बहुत ही सिंपल है। जो पब्लिक एसेट्स होते हैं, जो जनता की संपत्ति होती है या गवर्नमेंट की संपत्ति होती है, ये संपत्ति को प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में सौंप देना, यही तो निजीकरण है। ये अंश भी हम मद्देनजर में लगाने की जरूरत है। और एक सवाल भी डालेंगे कि जो निजीकरण की प्रक्रिया सारे दुनिया में हो या हमारे देश में भी जो निजीकरण की प्रक्रिया चलती है, क्या ये निजीकरण की प्रक्रिया पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री जो है इसके बिना चलता है क्या? हम समझते कि नहीं,
क्योंकि अगर आप देखते हैं हमारे देश में भी दूसरे देशों में भी निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन जो होता है ये प्रक्रिया, ये पब्लिक सेक्टर के जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो तैयार किए हैं उसके बुनियाद पर ये प्राइवेटीकरण का, निजीकरण का प्रक्रिया चलता है। जैसे कि अब बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये तो सरकारी बनाता है, पब्लिक सेक्टर की कंपनी सी बनाती है, राइट। जैसे कि मिसाल के तौर पे अब हमारे देश में बहुत से सारे टेलीफोन कंपनीज है, प्राइवेट कंपनीज है, लेकिन शुरुआत में ये किस बुनियाद पे शुरू करे हैं उनके कंपनीज को? टेलीकम्युनिकेशंस देखिए आप, बीएसएनएल के जो लाइंस थे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसी बुनियाद पर तो ये प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज आए हैं। तो मतलब ये है कि प्राइवेट निजीकरण जो होता है ये पब्लिक सेक्टर की जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन है उसके बुनियाद पर ये निजीकरण होता है। और एक अंश मैं समझता हूँ ये बहुत मुख्य मुद्दा है हमारे देश के सिलसिले में जब निजीकरण के बारे में बात करते हैं। निजीकरण हमारे देश में जो हो रहा है और जैसे कि अमेरिका में हुआ है या हो रहा है, इसमें बहुत अंतर है, बहुत फर्क है। क्योंकि हमारे देश में निजीकरण के बारे में अगर जब बात करते हैं तो जाहिर है हम विदेशी पूंजी का अंश भी हम इसके साथ लेने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो हकीकत है। विदेशी पूंजी भी एक किस्म का एजेंट है, एक किस्म का व्हीकल है जो निजीकरण के प्रक्रिया में शामिल होता है। तो ये बात मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ कि हमारे देश में जो निजीकरण की प्रक्रिया देख रहे हैं, पिछले 20 साल से हम देख रहे हैं। आज 5:30 बजे बैठक है हरि भाई के रूम पर। कॉमरेड्स कोई कुछ कमेटी आ रही है क्या? कॉमरेड्स कोई कुछ बोल रहे हैं? नहीं। तो ये हमारे देश में जो ये निजीकरण की प्रक्रिया है ये विदेशी पूंजी से भी जुड़ा हुआ है। और जब हम विदेशी पूंजी और हमारे देश की निजीकरण के बारे में बात करते हैं, एक और अंश भी हम मद्देनजर में लगाने की जरूरत है, क्योंकि जब निजीकरण हमारे देश में होती है विदेशी पूंजी के साथ, तब हमारे देश की जो संपत्ति है वो बाहर चले जाती है। अमेरिका में अगर कोई सरकारी कंपनी है, कोई फोर्ड कंपनी वाला ले लेता है, वो अलग सा कहानी है। लेकिन हमारे देश में जब एक मारुति कंपनी को सुजुकी कंपनी ले लेता है तो हमारे देश से संपत्ति बाहर जाती है। तो मतलब जो हम कैपिटल बोलते हैं, पूंजी एक्यूमुलेशन बोलते हैं, इस पे भी हमारे ऊपर बहुत बड़ा जोर गिरता है। ये बात भी हम समझते हैं कि ये नजर में लगाने की जरूरत है। और आखिरी बात यह है, निजीकरण के जो साधारण सूत्र है, ये निजीकरण ऐसे मजदूर वर्ग को तैयार करता है जो बहुत ही कम वेतन से काम करते हैं। ये निजीकरण ऐसे मजदूरों को तैयार करता है जो इनसिक्योर जॉब्स में रहते हैं, जो परमानेंट जॉब्स में थे वो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर बन गए, टेम्पररी वर्कर बन गए। ये भी हम ये निजीकरण के प्रक्रिया में हम देखते हैं। तो कॉमरेड्स, ये साधारण सूत्र अगर हम नजर में लगा करके हमारे देश की निजीकरण की थोड़ी बहुत सी इतिहास और आज जो चल रहा है उसके बारे में मैं संक्षिप्त रूप में आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा। देखिए, ये जो महामारी चल रहा है हमारे देश में, कॉमरेड्स भी बताया, इसके आड़ में आज बीजेपी की सरकार बड़े पैमाने पे जिस तरह से मजदूर वर्ग के हकों पर हमला कर रहा है, उसी तरह ये निजीकरण का प्रक्रिया भी तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश भी कर रहा है। जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम होगा, मई महीने में हमारे देश के जो वित्त मंत्री है, फाइनेंस मिनिस्टर है, निर्मला सीतारामन, ये निर्मला सीतारामन भी बयान किया है, खुलेआम बयान किया है कि हमारे देश में जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, जहां तक मुझे याद है हमारे देश में तकरीबन 244 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है। तो मई महीने में जब ये 20 लाख करोड़ के पैकेज के सिलसिले में जब फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन बात की है, वो खुलेआम बयान किए है कि देश में जितने भी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज है, ये सारे इंडस्ट्रीज को हम प्राइवेटाइज करने का निर्णय ले लिया है।
244 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, जिसमें हम दो किस्म के अंडरटेकिंग्स को देखते हैं। एक तो स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज है, दूसरे नॉन स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने ये बात कही कि हम नॉन स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज जो भी है ये सारों को हम निजीकरण कर देंगे, और जो स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज है इसमें हम शायद एक 4 इंडस्ट्रीज को बचा देंगे। मतलब ये 4 गवर्नमेंट सेक्टर में ही रहेंगे, पब्लिक सेक्टर में रहेंगे, लेकिन दूसरे जो स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज है इनको भी हम निजीकरण के नीचे ला लेंगे। इस तरह की बात फाइनेंस मिनिस्टर ने किया है, और लगातार उसके बारे में कोशिश भी चल रहा है। तो सिर्फ इंडस्ट्रीज ही नहीं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ही नहीं है। आपको याद होगा तो 2019 में LIC की भी बात हुई, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की भी बात की हो। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में डिसइन्वेस्टमेंट की बात हुई है, बैंक्स के बारे में बात हुई है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन हमारे देश में कितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, इस बैंक्स को भी शायद पिछले साल कितने मर्ज किए हैं थोड़े पब्लिक सेक्टर बैंक्स को। और ये सरकार का फैसला है कि देश में जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स है अब हम उसमें 4 बचाएंगे। सिर्फ 4 ही पब्लिक सेक्टर बैंक्स रहेंगे, बाकी पूरे हम प्राइवेटाइज कर देंगे। जो मर्ज हुए हैं, लेकिन बड़े बड़े दूसरे जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, ऐसे जो भी बैंक्स है, इसका भी निजीकरण होगा। मतलब सरकार के डोमेन में, सरकार के क्षेत्र में बचेंगे सिर्फ एक 4 या 5 बैंक्स बचेंगे, बाकी सारे बैंक्स को प्राइवेटाइज कर देंगे। इस तरह की बात भी वो की है। और इसी दौर में हम देखते हैं, इसी पैंडेमिक के दौर में कोल माइंस में तकरीबन 41 ब्लॉक्स को प्राइवेटाइज करने का एक फैसला भी इसी समय पर सरकार ने लिया है। खैर, एक बात में अगर कहना है तो हमारे अर्थव्यवस्था में जो भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोलिए, आप सर्विस सेक्टर बोलिए, ट्रांसपोर्ट बोलिए, ये सभी सेक्टर्स में सरकार ने एक फैसला किया है और उसको अमल करने की कोशिश कर रही है कि ये सारे चीज प्राइवेट सेक्टर में होनी चाहिए। ये सारे चीजों को निजीकरण में घुसा देंगे। इस तरह का एक फैसला तो ले लिया है, राइट। आपके रेलवे से लेकर एयर इंडिया तक जो प्राइवेटाइजेशन का दौर जो चल रहा है, मतलब फैसला तो किए हैं, तो उसको अमल करने की बाकी है अभी। तो ये सारी चीजें आज हमारे देश के सामने है, मजदूर वर्ग के सामने है। मैं समझता हूँ थोड़ा इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ी बहुत सी इतिहास भी निजीकरण के बारे में हमारे देश में जानने की जरूरत है बोलकर समझता हूँ मैं। एक तो यार सब लोगों को मालूम होगा कि अक्सर कॉरपोरेट सेक्टर वाले और बिजनेस वाले बोलते रहते हैं कि देखिए निजीकरण का तो एक गोल्डन चैप्टर हमारे देश में था। ये कब था? तो एक जवाब आता है कि वाजपेयी की सरकार जब थी 1999 से लेकर 2004 तक जो हुकूमत थी, जो सरकार थी, इसको हम बहुत सारे लोग कहते हैं कि गोल्डन पीरियड इन प्राइवेटाइजेशन, गोल्डन पीरियड ऑफ, ये स्वर्ण युग था, निजीकरण का एक स्वर्ण युग था, राइट। उससे पहले यूपीए की सरकार थी और शुरुआत तो यूपीए सरकार की है अपने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज से, जो एलपीजी कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। 1991-92 में जो नई आर्थिक नीति बनी है उसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा हिस्सा ये निजीकरण का भी था। अब एक सवाल डालेंगे कि 91-92 के बाद जब 99 तक क्या यूपीए सरकार ने ये निजीकरण का प्रक्रिया को अमल नहीं किया है क्या? अगर ये सवाल डालते हैं, बिल्कुल निजीकरण की प्रक्रिया को अमल की है यूपीए सरकार की, लेकिन शुरुआत इस तरह से की, वो डिसइन्वेस्टमेंट के रूप में चंद पब्लिक सेक्टर कंपनीज में वो शुरुआत की है, डिसइन्वेस्टमेंट के रूप में। जो गवर्नमेंट के शेयर्स रहते पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में, उसमें से
थोड़े स्टेक्स को प्राइवेट वालों को बेचने की एक प्रक्रिया तो यूपीए सरकार भी की है, लेकिन बहुत जोर जो था प्राइवेटाइजेशन का, जो एक जोर का दौर था, बहुत बड़े पैमाने पे देश में जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है उसको प्राइवेटाइज करने की जो प्रक्रिया बहुत जोर से शुरू की, ये तो मैं समझता हूँ कि वाजपेयी के हुकूमत में और जो वाजपेयी की सरकार थी उस टाइम पे बहुत बड़े पैमाने पे इसको अमल किया गया है। जैसे कि मिसाल, बहुत सारे मिसाल है, राइट, अब संख्या मुझे भी याद नहीं है, लेकिन बहुत सारे मिसाल है। जैसे कि दिल्ली की जो मॉडर्न फूड्स कंपनी थी, जो एक सरकारी कंपनी थी, जो मॉडर्न ब्रेड बनाता था। ये नहीं कि देखिए, एक बात मैं समझता हूँ पहले हमारे दिमाग में लगाना है, जब हम सरकारी कंपनी के बारे में बात करते हैं, पब्लिक सेक्टर कंपनीज के बारे में जब बात करते हैं, ये नहीं कि सरकारी कंपनियों में, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज में ना कुछ करप्शन है, ना कुछ मिसमैनेजमेंट है, सब ठीक है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में। इस तरह से हम नहीं समझना चाहिए। बिल्कुल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में करप्शन है, पॉलिटिकल इंटरवेंशन है और मिसमैनेजमेंट भी है, राइट। तो ये भी हम नजर में लगाने की जरूरत है। लेकिन जब वाजपेयी की सरकार आई 1999, आप देखते हैं 1999 से 2004 तक बहुत से सारे ऐसे पब्लिक सेक्टर कंपनीज को प्राइवेटाइज किया गया है। जैसे मैं मिसाल बता रहा था अभी, मॉडर्न ब्रेड का, दिल्ली में जो मॉडर्न ब्रेड कंपनी थी, उसके बारे में सभी जानते हैं किस तरह से वो बेचा गया है, राइट। ये आपको मालूम है, ये मॉडर्न ब्रेड कंपनी जब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थी तो इसका भी एक कोलैबोरेशन था। देखिए कॉमरेड, हम ये भी नजर में लगाना है, हमारे देश में जो भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, इसमें कोई विदेशी पूंजी नहीं है, इस तरह का भी समझना गलत होगा। क्योंकि मॉडर्न ब्रेड कंपनी में कैनेडियन कोलैबोरेशन था वो, राइट, उसमें कैनेडियन पूंजी भी थी, टेक्निकल नो भी कनाडा से आता था, तो वो पब्लिक सेक्टर कंपनी भी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से विदेशी पूंजी से जुड़ा हुआ भी था, राइट। तो ये पब्लिक सेक्टर कंपनी, ये जो मॉडर्न ब्रेड है, इसको धीरे धीरे सरकार ने, वाजपेयी की सरकार ने इसको प्राइवेटाइज कर दिया है। ये आखिर में, मैं उसकी इतिहास नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आखिर में ये मॉडर्न ब्रेड कंपनी जो ब्रेड बेचता था, बहुत सारे लोग, दिल्ली के लोग होंगे या उत्तर प्रदेश के लोग होंगे, हमारे जैसे हैदराबाद के लोग भी एक जमाने में मॉडर्न ब्रेड खाते थे, आज भी मॉडर्न ब्रेड है, अलग बात है। लेकिन ये मॉडर्न ब्रेड एक कंपनी थी जो ब्रेड बनाती थी। तो मुझे याद है, ये बीजेपी की सरकार जो थी वाजपेयी के नेतृत्व में, आप सभी लोगों को भी याद होगा कि उसी टाइम पे शायद पहली बार हमारे देश में एक डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री भी बना है, डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री भी बना है, और उसके मिनिस्टर थे अरुण शौरी जी, राइट। मुझे याद है, ये मॉडर्न फूड्स, मॉडर्न ब्रेड कंपनी जब इसको निजीकरण किया जा रहा था, तो उस टाइम पे ये डिसइन्वेस्ट मिनिस्टर का एक कमेंट था, क्या सरकार, क्या ब्रेड बनाने के बिजनेस में रहना चाहिए क्या? जब वो निजीकरण कर रहे थे, गवर्नमेंट इज नॉट मेंट टू मेक ब्रेड, दैट इज व्हाट द देन डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्टर सेड, राइट। तो सरकार तो बिजनेस में नहीं रहना चाहिए, बिजनेस तो प्राइवेट वालों के हाथ में रहना चाहिए, इसका मतलब यही रहा। वर्ल्ड बैंक भी तो वही कह रही है कि सरकार को बिजनेस में रहने का बिजनेस ही नहीं है, ये बिजनेस तो प्राइवेट वालों के हाथ में होना चाहिए। तो अरुण शौरी साहब वही दोहरा रहे थे, वही बात बोल रहे थे, जब मॉडर्न फूड्स कंपनी को, मॉडर्न ब्रेड कंपनी को निजीकरण कर रहे थे। तो आखिरी में ये मॉडर्न फूड्स किसके हाथ में गया है? देखते हैं हम, ये मॉडर्न फूड्स हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड कंपनी के हाथ में गया है। देखिए हमारे देश में ये कंपनियों के नाम जब सुनते हैं तो अजीब किस्म की एक फीलिंग आ जाती है। क्योंकि अगर अमेरिका में एक कंपनी है तो फोर्ड कंपनी रहेगा, जनरल मोटर्स कंपनी रहेगा, लेकिन हमारे देश की जो कंपनियां हैं, ये पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर भी हो, ये कंपनियों के नाम थोड़ा अजीब किस्म के होते हैं। जैसे कि अब देखिए, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड जो हड़प लिया है मॉडर्न फूड्स, एक गवर्नमेंट कंपनी। हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड कंपनी का नाम जब सुनते हैं, हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान है, लेकिन ये बीच में लीवर कहाँ पे आ गया ये हमको पता नहीं चलता है, राइट। ये हिंदुस्तानी ही दिखता है लेकिन हिंदुस्तानी नहीं है,
क्योंकि ये हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड कंपनी जो है ये तो ये एक ब्रिटेन, यूके का, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड की कंपनी है। यूनिलीवर की एक सब्सिडरी कंपनी है हिंदुस्तान लीवर, राइट। सो उसको सौंपा गया। और ये मॉडर्न वुड कंपनी का जो पूरा प्रॉपर्टी था ये किस तरह से बेचा गया है? एक तो जहां तक मुझे याद है 4000 करोड़ से ज्यादा एसेट था वो, उसकी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है 4000 करोड़ से ज्यादा था, लेकिन वो हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड कंपनी को बेचा गया सिर्फ 105 करोड़ में बेचा गया। मतलब किस तरह से जो पब्लिक सेक्टर की प्रॉपर्टी है उसको अंडर वैल्यू करके आप कॉर्पोरेट सेक्टर के हाथ में सौंप देते हैं। ये एक उदाहरण है, बहुत से सारे उदाहरण है चीज, राइट। तो हम देखते हैं कि एक गवर्नमेंट सेक्टर, एक पब्लिक एसेट जो है एक मल्टीनेशनल कंपनी को जा रहा है, राइट। और ये हिंदुस्तान लीवर कंपनी 2016 तक उस कंपनी को चलाया, फिर बाद में और एक कंपनी उसको ले लिया है। तो देखते हैं ऐसे कहानियां हम बहुत देख सकते, जैसे कि अब मारुति सुजुकी है, उसकी कहानी भी आप मालूम है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये नाम में भी बहुत अजीब दिखता है। मारुति तो हम जानते हैं हमारे देश का नाम है, कि सुजुकी कहां से आके पटक गया पता नहीं, राइट। तो ये एक जापान की कंपनी है मारुति सुजुकी। 1981 में राजीव गांधी के जमाने में ये गवर्नमेंट सेक्टर के रूप में ये कंपनी को खोले, लेकिन तुरंत 1 साल बाद सुजुकी कंपनी वाला आया और ये गवर्नमेंट कंपनी में उसके शेयर्स भी थे। और 10 साल में 1992 तक सुजुकी कंपनी के शेयर्स बढ़ गए, गवर्नमेंट शेयर बेच दी। धीरे धीरे वो पूरा 100% एक जापानीज मल्टीनेशनल कंपनी आज गुड़गांव में हो गया है, राइट। ये प्रक्रिया को हम देखते हैं, राइट। तो ऐसे ऐसे देखा जाता है, तो ऐसे बहुत से सारे उदाहरण भी दे सकते हैं। ये पीरियड में, मतलब वाजपेयी के जमाने के पीरियड में बहुत से सारे ऐसे, जैसे कि VSNL है, विदेश संचार लिमिटेड जो निगम लिमिटेड, एक टेलीकॉम कंपनी है, इसको टाटा के हाथ में सौंपा गया है, राइट। तो इससे पहले भी हम देखते हैं थोड़े राज्यों में भी ऐसे प्राइवेट निजीकरण का प्रक्रिया थोड़े राज्यों में भी चला है। जैसे कि मैं एक छोटा सा मिसाल भी देता हूँ, अब ये एग्जाम्पल्स ये दे के मैं एग्जाम्पल्स को बंद कर दूंगा। जैसे कि जो आंध्र प्रदेश राष्ट्र था पहले 1980s में, यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन का दौर शुरू हुआ है 1980s में, जब कांग्रेस की हुकूमत थी, तेलुगु देशम की हुकूमत थी, राइट। आलविन कंपनी एक नाम था जिसको प्राइवेटाइज किया गया है। नफा जो आ रहा था उस विभाग को भी प्राइवेटाइज किया गया है। वो किसको दिया गया है? वो वोल्टास एक अमेरिकन कंपनी था, ये वोल्टास कंपनी में जो टाटा के भी शेयर्स है, ये कंपनी को ये आलविन कंपनी सौंपा गया। अगर ये सारे उदाहरण देखते हैं, एक बात बार बार शासक वर्ग दोहराते रहती, सरकारें दोहराते रहती है कि देखिए भाई, ये सारे कंपनियां जो थे, जो इसको हम निजीकरण के नीचे लाया है, ये सारे कंपनियां लॉस मेकिंग यूनिट्स थे, नफा नहीं आ रहा था। हम किस तरह से और पब्लिक फंड्स देके आम लोगों का जो टैक्स है, जो पैसा है, उसको इस पर हम किस तरह से स्पेंड करेंगे, हम दे नहीं सकते। प्लीज दूसरे साथी म्यूट करिए, कैमरा प्रदीप प्लीज म्यूट करिए। लो जी, आर यू एबल टू हियर मी? सुनाई दे रहा है? यस करिए। सो कॉमरेड्स, तो जब ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को निजीकरण के नीचे ला रहे हैं सरकारें, तो एक बात बार बार दोहरा रहे हैं कि ये पूरे पब्लिक सेक्टर कंपनीज बहुत से सारे जो है ये लॉसेस में चल रहे हैं, ये नफा नहीं कमा रहे, हम और गवर्नमेंट फंडिंग नहीं कर सकते हैं। इस तरह के बात भी बार बार दोहराते जा रहे थे। तो ये भी सच नहीं है, ये सभी हम सभी को मालूम है।
जैसे कि बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज थी, जैसे कि हमारे ये हैदराबाद में जो कैल्विन कंपनी थी, वो बहुत बड़ी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी थी जो रेफ्रिजरेटर बनाता था, लेकिन उसको भी प्राइवेटाइज कर दिया, राइट। तो आज की स्थिति, अभी मैं ज्यादा इतिहास में नहीं जाऊंगा, अभी आज की स्थिति में अगर ये पॉइंट को हम देखते हैं कि जब सरकार तय करती है, राइट, आज की सरकार भी जो तय की कि हमारे देश में जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, ये सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को हम प्राइवेटाइज कर देंगे, ये फैसला वो सरकार ने ली है। क्या ये सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स क्या नष्ट में चल रहे हैं, नफा नहीं आ रहा है क्या? हमको साफ दिखाई देता है, बहुत से सारे एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। जो महारत्ना है, जो नवरत्ना है, सरकारी तो नाम दी इसको, महारत्ना कंपनीज, नवरत्ना कंपनीज, मतलब ऐसे ये सारे कंपनियां नफा कमा रहे हैं और गवर्नमेंट को टैक्स भी बड़े पैमाने पर दे रही है। ऐसे कंपनियों को भी आज निजीकरण के हथियार के नीचे ला ले रहे। जैसे कि हमने पिछले बार भी अपने पर्चे में भी लिखा है, बीपीसीएल का एक उदाहरण है, कितना नफा कमा रहा है वो, और आज सारा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हमारे देश में बिकते हैं, इसका जो मार्केट है, ये बीपीसीएल 22% उसके हाथ में है, और डिविडेंड्स पे करता है गवर्नमेंट को, प्रॉफिट जितना आता है उसको टैक्स पे करता है। लेकिन उसके बावजूद भी ये बीपीसीएल जैसे एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो या दूसरे जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज आज ये निजीकरण के हमले के नीचे आ रहे हैं, बहुत से सारी ये कंपनीज नफा कमा रहे हैं। तो इसलिए जो सरकारें बोलती है बात बात कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग नफा नहीं कमा रहा है और हम इसको अभी आगे नहीं बढ़ा सकते, इसलिए हम बंद तो भी करेंगे या नहीं तो प्राइवेटाइज करेंगे। ये जो है बकवास की बातें हैं, ये हकीकत नहीं है, ये वास्तव नहीं है, राइट। तो इसलिए कॉमरेड्स, जब सरकार एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी को भी प्राइवेटाइज करने का निर्णय लेती है, तो इसका मतलब ये रहा कि प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण एक पॉलिसी है। इसे कोई एक कंपनी नष्ट में चल रहा है या नफा में चल रहा है, इसे कोई संबंध नहीं है, एक पॉलिसी। और ये पॉलिसी क्या है? एक राजनीतिक फैसला है। तो इसलिए मैं जो शुरुआत किया हूं कि निजीकरण एक राजनीतिक फैसला है। निजीकरण जो आर्थिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था है, उसको चलाने की एक जो दिशा है, जो नीति है, आर्थिक नीति है, उसमें एक अहम हिस्सा बन गया है। तो कॉमरेड्स, ये संक्षिप्त रूप में ये मेरा इंट्रोडक्शन है, और बहुत से सारे स्टैटिस्टिक्स भी हम बता सकते हैं, लेकिन टाइम भी हो जा रहा है, तो मैं समझता हूँ यहाँ पर बंद करूंगा। और ये निजीकरण के खिलाफ हमारी जैसी संगठन सारे देश के मजदूरों, क्योंकि एक सवाल, ये निजीकरण मजदूर वर्ग को भी क्या करता है, मैं पहले भी बताया हूँ, और बहुत से सारे तजुर्बे भी है, अनुभव भी है। जहां पर एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग प्राइवेटाइज हुआ है, तो वहां पे मजदूर वर्ग का क्या हाल हुआ है? क्या उस क्षेत्र में कॉन्ट्रैक्ट मजदूरों की संख्या, आबादी नहीं बढ़ी क्या? परमानेंट नौकरियां घटे नहीं क्या? अगर ये सवाल डालते तो बिल्कुल हमको साफ दिखाई देता है कि ये मजदूर वर्ग के हकों के ऊपर भी एक बहुत बड़ा हमला ये निजीकरण है बोलकर हम समझने की जरूरत है। तो कम्युनिटी, इसलिए हम ये हड़ताल में ये निजीकरण का जो खिलाफ कर रहे हैं, ये बहुत ठीक बात है। निजीकरण क्योंकि हमारी देश की जो, हमारी जनता की जो संपत्ति है, वो प्राइवेट लोग, कॉर्पोरेट सेक्टर हड़प लेता है, तो इसका खिलाफ बिल्कुल हम करने की जरूरत है कॉमरेड्स। ठीक है कॉमरेड, मैं यहाँ से बंद करूंगा। बहुत शुक्रिया कॉमरेड प्रदीप। और अब जो है, देखिए, सरकार के अंदर जो सवाल है, सरकार के अंदर जो सवाल है, जो सरकारी कर्मचारियों के ऊपर जो हमला बोला गया है, प्री मैच्योर रिटायरमेंट स्कीम लाकर, वो भी है, डीए फ्रीज का सवाल भी है, और पूरे माइग्रेंट वर्कर, जो वर्कर दिल्ली से, शहरों से वापस गया है घर, उनकी जो हालत बनी, उनको लेकर जो सरकार ने रवैया रखा, उनको लेकर जो कोर्ट ने रवैया रखा, वो स्पष्ट करता है कि मजदूर वर्ग का सामाजिक स्तर, ये सरकार, बीजेपी आरएसएस की सरकार किस नजर से देखती है। इन सब चीजों को देखते हुए हमें इस हड़ताल के लिए सुदृढ़ रूप से
जाना चाहिए। और एक मांग ज्वलंत हम ये भी रख रहे हैं कि 10,000 रुपए अगले 6 महीने हर उस मजदूर को देना चाहिए, हर उस व्यक्ति को देना चाहिए जिसका रोजगार छिन गया और जिसकी जॉब अब रिस्टोर वापस नहीं हो रही। सबके लिए पेंडेमिक के दौर में ये एक मदद दी जानी चाहिए। डिस्कशन के लिए हमने 3 ज्वलंत वो सवाल रखे थे जिनके ऊपर साथियों को स्पष्ट होना चाहिए, ताकि हम अपने साथियों को समझा सकें पूरी तरह से कि ये हड़ताल के मुद्दे क्यों बने हैं। अब समय कुछ तो टेक्निकल कारण से कम हो गया, कुछ वक्ताओं ने थोड़ा समय लिया है, इसलिए 2-3 पॉइंटेड क्वेश्चंस के लिए टाइम है। हम ज्यादा व्यापक डिस्कशन नहीं कर पाएंगे, तो हमें लगता है कि प्रांतीय स्तर पर भी ऐसे ही सम्मेलन होंगे, वहां पर किया जा सकता है। अगर किसी साथी, विशेषकर कोई एनसीएम, अगर कोई पॉइंटेड सवाल रखना चाहे तो प्लीज रखिए, हम उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद कॉमरेड पी प्रसाद, जो कि सचिव है इफ्तू राष्ट्रीय कमेटी के, वो कंक्लूडिंग रिमार्क्स रखेंगे। वो इंग्लिश में रखेंगे हो सकता है। हेलो, वो सवाल बताएं। हेलो हेलो, हाँ हेलो मेरा कोई है? हेलो हेलो, सुनाई दे रहा है? मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? हाँ, दे रहा है। हाँ हाँ, सुनिए, यह जो आज चर्चा हुई है, बहुत अच्छा चर्चा हुई है। तो 2-3 मेरे यहाँ पर जो मिली था, उसका डेली वेज उसका 178 उसको किए थे। तो ये तो हम जानते हैं जो अपना सरकार अपना ही एक कमीशन बनाया था, अनुप सतपथी कमीशन, उसमें 375 का उसका वो रेट वो बाधा थे, लेकिन गवर्नमेंट अपने से वो 178 कर दिया। दूसरा जो है उसको है एक मेरे इधर धारा छोड़ गया मेरे ख्याल में, ये यहाँ पर गवर्नमेंट इनडायरेक्टली वो जो वर्क ड्यूरेशन मजदूरों का उसका 8 घंटे से 12 घंटे तक को ले गया इनडायरेक्टली। थर्ड जो थे, एक सवाल यहाँ पर इंक्लूड होना चाहिए, धारा जो मिस हो गया मेरे ख्याल में। मान लीजिए आप 14 दिन पहले आप नोटिस दिया था स्ट्राइक के, तो वहां पर कोई अधिकारी को ने एलसी उसका कोई मीटिंग बुला देगा, तो आप विद इन 60 डेज में आप वो स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं, मतलब वो लोग 60 दिन हटा दिया। थर्ड जो है यहाँ पर और 2 क्लास बने हुए हैं जो कैटेगरी बनाया गवर्नमेंट में इनका सोशल सिक्योरिटी बिल में। एक है गिग वर्कर्स, मतलब जो होता है घर घर में जो सर्विस देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, और एक है प्लेटफॉर्म वर्कर जो वो आपका ऑनलाइन में सर्विस देते हैं। तो वो लोग का जो वो नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड बनाए थे उसका बेनिफिट के लिए उसका ESI, PF एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो लोग ये भी बोले थे कि इसका जो फंड और शेयर बाजार में उसका इन्वेस्ट करेंगे। तो मतलब क्या होगा इसके बाद वो ये शेयर बाजार में जाएगा तो कॉर्पोरेट जो ये है आपका संस्था है, वो लोग इसका फायदा वहां से ले लाएगा। और फोर्थ जो आए थे इसका है आपका जो सरकारी कर्मचारी बारे में जो VRS के बारे में चर्चा हुई, उसका एक चर्चा है 56J उसका लागू किए थे। मतलब होता है कि जिसका जो आपका 30 इयर्स का नौकरी हो गया और 55 इयर्स का जो उम्र हो गया उसका 56J लगाया। मतलब होता है कि वो क्वेश्चन एड्रेस करिए, एडिशंस पे बात हो सकती है। हाँ, तो क्वेश्चन एड्रेस करिए, मेंशन हो चुके हैं। हमारा यही है सवाल, ये आज जो गवर्नमेंट में जो आज एंटी वर्कर्स का जो इसका धारा ले रहा है, इसका बारे में हमको लड़ाई करना पड़ेगा। जो 26 में जो आ रहा है, हमारा कॉमरेड लोग जो बोले थे, नेता लोग जो लीडर लोग को बोले थे, बहुत अच्छा बोले थे, तो हमको
26 में थोड़ा इसके जो हमारा स्ट्राइक आ रहा है देश भर, उसका लिए हमको फाइट करना पड़ेगा। थैंक यू। कोई है एक लाइन का क्वेश्चन कमेंट में दीजिए, एडिशन बहुत सारे हैं, है ना, और सब सही आप लोग बोलेंगे, तो प्लीज क्वेश्चन अगर कोई है पॉइंटेड क्वेश्चन 1 या 2। हेलो हेलो, एक सवाल कॉमरेड उमेश दिल्ली से, वो सरकारी कर्मचारी हैं, उन्होंने रखा है कि जो सरकारी कर्मचारी को कंपल्सरी रिटायरमेंट दिया जाएगा प्रीमेच्योर, क्या वो कोर्ट जा सकता है? कॉमरेड अनिमेश इसका जवाब दे रहे हैं। ये अगर आप ऑर्डर देखें, GOI का जो ऑर्डर आया है, उस ऑर्डर में ये स्पष्ट कर दिया गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ऑर्डर आया है, उस ऑर्डर में ये स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर जो कमेटी बनी है, उस कमेटी में जो फैसला होगा, वो फैसला ही मान्यता होगी, वो फैसला ही अंतिम होगा। अब इसको जो है लीगल तरीके से चैलेंज नहीं कर पाएंगे। ये पहले के जो ऑर्डर है उससे एकदम भिन्न है, क्योंकि इसको इस बार इसके अंदर बिना लेजिस्लेशन के, बिना संसद के अनुमति लिए सरकार ने ऑर्डर जारी कर दिया है। आप कोर्ट नहीं जा सकते। कोई और साथी, अगर कोई और साथी हो तो 1 मिनट में प्लीज रखिए, उसके बाद इंक्लूडिंग रिमार्क्स हेलो अपर्णा जी, पीसी देंगे। हेलो हेलो अपर्णा जी, एक मुद्दा है, एक मुद्दा है। हेलो, जस्ट वेट। हाँ, एक मुद्दा है। लाउड। हमारे बुक में लिखा है 29 एनेक्टमेंट्स को वो 4 कोर्ट्स बना दिया। 4 कोर्ट में लाने के हमने बताया ना। We are saying that 44 enactments are changed into 4 courts, but when we calculated them, they are only 29. What about rest of others? The 15 enactments, they were merged or they are keep aside? Patole, would you like to come in? Okay. देखिए, you are going into gray area. The final bills which were passed and the initial statement of objects and reasons included 29 laws. बाकी 15 क्या है कुछ पता नहीं, वो कंफ्यूजन है, पर जो बिल पास हुए उनमें ये लिखा गया कि ये लॉज को रिप्लेस करेंगे। That is the situation. Okay. ये स्पष्ट है। कॉमरेड पटोले का कहना है कि ये ग्रे एरिया है, लिख के ऐसे आया है, परंतु 44 लेबर कोड यानी कि कुछ कुछ कानून ऐसे हैं जो कि गायब हो जाएंगे, ये इसका मकसद है। Anyone else? One more question, we'll take one more question. UC एक्ट में सरकार ने क्या चेंज किया? Patole, question is what has been changed in the BOC Act? If you can apply very brief. BOC Act का कुछ भी नहीं बता है कि सरकार के रूल डिसाइड करेंगे उनको फैसिलिटीज क्या मिलेंगी, सुरक्षा क्या होगी ये, और जहां तक उनके वेलफेयर बोर्ड का है उसको जनरल वेलफेयर बोर्ड में मिला दिया गया है, बस। I'm sorry to confine the discussion. खेद है कि समय के कारण
थोड़ा बहुत सीमित कर देना पड़ा है डिस्कशन को। कुछ सवाल हमने लेने की कोशिश की है, बाकी साथी लोग संपर्क में रहेंगे तो हम ये सवाल हल होते रहेंगे। मैं निवेदन करूंगी कॉमरेड पी प्रसाद, ISTU के सचिव, राष्ट्र कमेटी के सचिव, आप कंक्लूडिंग रिमार्क्स साथियों के सामने रखें। पीपी कॉमरेड पी, please place the concluding remarks of the convention. Dear comrades, we have held this meeting in light of 13th NC meeting, online meeting, to make the success of the general strike. It is a very useful meeting to us to educate our ranks and files to go into general strike with spirit. As it is a difficult time to the working class of India, we have to take it as a challenge politically and organizationally. Our IFTU is Revolutionary Trade Union because the third generation of new industrial policy has come into force now. By implementing these four codes, because in 1956 first new industrial policy has come. The second new industrial policy has come in 1991. That is 35 years. Next 91 to at now 30 years period was passed. 35 years laws are there, though they were not implemented in full spirit, but skeletons are there which are useful to the working class on paper, at least on paper. But these 30 years on PV Narasimha government implemented these laws from the 21 June 91 when Lok Sabha Parliament amended this new industrial and new economic policies. These 30 years period demoralized and weakened these laws, now replaced by the four codes. This is third generation of new industrial policy. This is a bulldozing the working class. So now it is a difficult time to our working class of India. Now not only on working class these attacks are going on peasant sections through 3 laws, and new education policy also came on. It is also attack on the earlier education system, and new electricity reforms also came into existence in Corona period. This is a dark period, Corona period, but this is a light period to the fascist mode of rulers. So they are attacking on working class, peasants, all sections of the people. So we have to take this as a this difficult situation as a challenge. We need not afraid. We need not worry about this. Working class can create the history. Recently in UP also, 1.5 lakh electricity employees made a history. The so-called dictator Adityanath government also was forced to surrender to withdraw this privatization of the electricity board in UP. So now Punjab and Haryana and Western UP and the sugar belt of the Maharashtra also boiling. The peasant section is giving spirit to working class now. In general, working class gives spirit to the peasant sections. But first time in India after 70 years, the lakhs of peasants came into roads. Thousands of tractors, they came into roads in Panipat, etc. towns. This is a new light to the toiling masses. So we have to take spirit and a lesson from that those things. We have to make this success. It is a strike, is general strike on November 16th is very good occasion, good weapon to us.
to take advantage politically, organizationally. We have to make this success. Thanking to all the participants of this meeting and mainly to the speakers. They have narrated, explained, analyzed to our ranks and files about the new codes, 4 codes. They showed real face of, true face of the 4 codes. So it will useful to our cadre to go into struggle battlefield on eve of the strike, general strike. We have to make this success, the strike. I am concluding this meeting. Thank you, PP. थैंक यू पीपी। साथियों ने जोर दिया कि ये हमारे सामने एक चुनौती है कि हम किस तरह से इस लड़ाई के द्वारा, अपनी लड़ाइयों के द्वारा हम मजदूर वर्ग के अधिकारों की रक्षा करेंगे। ये फासीवादी सरकार न सिर्फ मजदूरों के ऊपर परंतु किसानों के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, हर जहाँ देखो हर फील्ड में, बल्कि जनवादी अधिकारों के ऊपर भी हमले बोल रही है और मजदूर आंदोलन को अपने आप को ताकतवर बनाकर इन हमलों का जवाब देना पड़ेगा। उन्होंने ये भी नजर डाला कि हिंदुस्तान के अंदर इस समय एक व्यापक किसान प्रतिरोध जारी है, जो कि 3 फार्म बिल्स पास हुए हैं, उनके खिलाफ एक प्रेरणाजनक लड़ाई वो भी लड़ रहे हैं। इसलिए लड़ाई हिंदुस्तान भर में फैली हुई है और हमको भी मजदूर वर्ग की ये हड़ताल को जिंदा तरीके से जवाब देना चाहिए। साथ ही मैं खत्म करूंगी ये कहते हुए सिर्फ कि श्रम मंत्री का दावा है कि ये हिंदुस्तान के अंदर रिफॉर्म्स का वर्ष है, यानी कि जो उनके नजर में सुधार का वर्ष है। हम इसको संघर्ष का वर्ष बनाए। इसका वर्ष का थोड़ा सा भाग रह गया, ज्यादातर कोरोना खा गया और उन्होंने कोरोना के जरिए हमारे ऊपर हमले पर हमले लाद दिए। और अब हम शुरू करें एक संघर्ष का समय। मजदूर वर्ग को सोचना चाहिए, अच्छे से देखना चाहिए कि पूरा कोरोना पीरियड ने हमें दिखाया कि मजदूर वर्ग के जान की, मजदूर वर्ग के इज्जत की, मजदूर वर्ग के जरूरत की, मजदूर वर्ग के अधिकार की कितनी कौन फिक्र है, न सिर्फ सरकार को, केंद्र सरकार को, न सिर्फ प्रांतीय सरकारों को, परंतु सुप्रीम कोर्ट को भी, जिसने कि पूरा ये जो वर्कर चल के वापस जा रहे थे, इनके सवाल के ऊपर बहुत देर से नजर डालने की कोशिश की। तो ये एक आत्मसम्मान की लड़ाई है। ये कहते हैं आत्मनिर्भर भारत वो भारत होगा जिसके अंदर विदेशी पूंजी का कब्जा होगा। हम कहते हैं आत्मनिर्भर भारत वो भारत होना चाहिए जो अपनी जनता के लिए सोचता हो और मजदूर वर्ग को उस अपनी लड़ाइयों को विकसित कर इसको स्थापित करने की जरूरत आज ज्वलंत है। इस संयुक्त हड़ताल के लिए तैयारी करें और हम ये कोशिश करें कि ये एक दिन की हड़ताल नहीं, पर ये आंदोलनों का सिलसिला हो, जैसा कॉमरेड पीपी ने भी रखा। यूपी के पावर वर्कर्स जीत कर निजीकरण रोक चुके हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के वर्कर्स जिस तरह से भी दूसरी हड़ताल की उन्होंने धमकी दी थी, वो अभी बातचीत में तब्दील हो गई है, परंतु वो भी कॉर्पोरेटाइजेशन का विरोध कर रहे हैं। बहुत सारे छोटे और बड़े आंदोलन मिलकर उस कड़ी को हम टाइट करेंगे, जिससे कि मजदूर वर्ग के अधिकारों को रक्षा करेंगे। इस हड़ताल के अंदर हम मेन सारे अपनी चार्टर को रखेंगे, पर जो हमारे मेन फाइटिंग क्वेश्चंस होंगे कि ये कोड वापस लिए जाए, ये निजीकरण का दौर बंद किया जाए और जो 10,000 रुपए हर कामगार को केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाना चाहिए जब तक कि उसको न्यूनतम वेतन वाली नौकरी वापस न मिल जाए। ये अगले 6 महीने के लिए, क्योंकि उन्होंने 6 महीने का पैंडेमिक किया घोषणा की है, हम इनको वापस लेना चाहिए। ये जो कंपल्सरी रिटायरमेंट का नया सर्कुलर निकाला गया है और डीए फ्रीज हटानी चाहिए केंद्र सभी केंद्र कर्मचारियों के ऊपर। उड़ीसा के साथियों ने कुछ सवाल भेजे हैं, वो सवाल पूरे होकर नहीं आए। हम निवेदन करेंगे कि वो अलग से उसको पूछ ले, विचलित ना हो, वो लिखित आ रहे दूर आ रहे। तो दूसरे सवाल हम कोशिश करेंगे अलग से हम लोग जवाब देने की। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जुड़े INSTU की राष्ट्रीय कन्वेंशन में। टेक्निकल डिफिकल्टीज के लिए हमें खेद है। सभी साथियों को लाल सलाम। अना नमस्ते अना पीपी अना। हाँ नमस्ते। नमस्ते। हाँ अना नमस्ते अना पीपी अना। नमस्ते।
ఆ జిల్లా ఐఎఫ్టి జిల్లా కమిటీ జరుగుతుంది. ఐఎఫ్టి జిల్లా కమిటీ, ఖమ్మం జిల్లా కమిటీకి వచ్చిండు సూర్యవన్న. సూర్యం ఇప్పుడు ఖమ్మంలో ఉన్నాడా సూర్యం? ఆ ఖమ్మంలో ఉన్నాడు. ఓహో అట్లనా? సూర్యం అన్నా అన్నా సూర్యం दाढ़ी थोड़ा कुलदीप मानगा दाढ़ी ఆరోగ్యం బాగుందా?